डेट है आज 29 नवंबर 2021। ये सब टॉपिक डिस्कस करेंगे इस क्लास में। फर्स्ट टॉपिक है साउथ एशियन यूनिवर्सिटी। ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। 2010 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था, बनाया गया था। इंडिया में है ये यूनिवर्सिटी सेटअप, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है ये। इसको स्पॉन्सर कौन करता है? ये सार्क करता है इसको। सार्क देखो 8 कंट्रीज का एक ग्रुप है, 8 मेंबर स्टेट्स हैं इसके, 8 कंट्री देश हैं जो इसके मेंबर हैं। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन इसकी फुल फॉर्म है। 8 नेशन कौन कौन से हैं इसके? ये देखो इधर, यहाँ पे देखते हैं साउथ एशिया के जो मेंबर हैं, यानी कि साउथ एशिया में जो कंट्री आती हैं वो इसके मेंबर हैं। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव्स। ये 8 कंट्री हैं जो इसके मेंबर हैं। लेकिन देखो ये 2015-16 से ही ठंडे बस्ते में पड़ा है, मतलब कि इसका कोई समिट नहीं हो पा रहा है, इसकी कोई मीटिंग नहीं हो पा रही है सार्क की। क्यों नहीं हो पा रही है? देखो 2015-16 में इस टाइम पे पाकिस्तान की तरफ से यहाँ पे जम्मू कश्मीर में हमले हुए थे और इसका जो समिट इस्लामाबाद में होने वाला था, मीटिंग होने वाली थी इस्लामाबाद में, लेकिन इंडिया ने अटेंड करने से मना कर दिया और कई सारी और कंट्रीज़ ने भी इंडिया के साथ मना कर दिया, तो इसका समिट हो ही नहीं पाया और तब से अब तक नहीं हुआ। अब तक ये ऐसे ही पड़ा है। जो ये डिग्री और सर्टिफिकेट प्रोवाइड करती है यूनिवर्सिटी, सेम उसी तरह से देती है जैसे नेशनल यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन देते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है सर छोटू राम। ये अभी न्यूज में भाई साहब, ये हैं सर छोटू राम। इनका जन्म होता है 1881 में और ये पंजाब प्रोविंस से ब्रिटिश इंडिया के एक प्रोमिनेंट पॉलिटिशियन थे, नेता थे भाई साहब ये, पंजाब प्रोविंस से। पंजाब अब 2 टुकड़ों में बट चुका है, आपको पता है। हरियाणा, पंजाब अलग, और एक जो आपका हिमाचल प्रदेश है वो भी, इससे कुछ पार्ट इसका अलग हुआ। ये देखो 1937 में इनके काम के लिए इन्होंने बहुत अच्छा काम किया, क्योंकि उन्होंने ऑप्रेस्ड कम्युनिटीज़ को, उनके अधिकारों को बचाने के लिए इन्होंने काम किया, इसलिए इन्हें योद्धा डिक्लेयर किया गया 1937 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। और नेशनल यूनियनिस्ट पार्टी है जो, उसके को फाउंडर थे, सह संस्थापक थे ये। इन्होंने बनाने में मदद की इस पार्टी को, एनयूपी को। इनकी प्रयास से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 2 कानून पास किए थे। एक है पंजाब रिलीफ इंडेटनेस एक्ट ऑफ 1934, दूसरा है पंजाब डेटर्स प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1936। ये दोनों एक्ट क्या करते थे, इसलिए बनाए गए थे, जो पीजेंट्स थे ना, पीजेंट्स का मतलब किसान ही है, जो खेतों में काम करते हैं, वो छोटे किसान, उनको क्या है मनी लेंडर के हाथों से बचाने के लिए ये एक्ट पास किए गए थे। मनी लेंडर का मतलब है किसान क्या है, ये छोटे किसान जो साहूकार हुआ करते थे, जमींदार हुआ करते थे, उनसे पैसे मांगने जाते थे साहूकार लोगों से, अब वो इनसे मनचाहा ब्याज वसूलते थे। तो इन्हीं के ऑपरेशन से, इन्हीं के अत्याचार से बचाने के लिए ये कानून आए थे, ताकि जो लैंड को टिल करते हैं, यानी कि टिलर ऑफ द लैंड हैं, टिलर का मतलब जो खेत जोतते हैं, खेतों में काम करते हैं लोग, वो खेती करते हैं, उनके अधिकारों की रक्षा की जा सके, इसलिए ये कानून लाए गए थे। नेक्स्ट टॉपिक है नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी। ये कमेटी रिसेंटली न्यूज में है। ये कमेटी का काम क्या होता है? इस कमेटी का काम होता है जो नेचुरल क्लेमिटीज़ आती हैं, नेचुरल क्लेमिटीज़ का मतलब है प्राकृतिक संकट या आपदा, जैसे अर्थक्वेक आ गया या कहीं पे साइक्लोन आ गया, भूकंप या चक्रवात, कहीं पे ज़्यादा बारिश हो गई, फ्लड आ गई, बाढ़ आ गई, तो वहाँ पे लोगों को सहायता पहुँचाने के लिए भाई साहब ज़रूरत होती है सामान पहुँचाया जाए। तो ये रिलीफ जो फंड, मतलब रिलीफ जो दिया जाता है, लोगों को सहायता पहुँचाई जाती है संकट के समय में, तो उसको इम्प्लीमेंट करने का काम इस कमेटी का है, नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी। तो ये प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और मेंस में अगर आप डिजास्टर मैनेजमेंट का कोई क्वेश्चन लिख रहे हो तो वहाँ पे एक लाइन में आप लिख सकते हो इसको। इसके चेयरमैन होते हैं कैबिनेट सेक्रेटरी। कैबिनेट सेक्रेटरी देखो सबसे बड़ी पोस्ट होती है आईएएस की, जैसे आप आईएएस बनोगे तो प्रमोट होने के बाद कैबिनेट सेक्रेटरी डायरेक्टली ये पीएम के अंदर, प्राइम मिनिस्टर के अंडर काम करता है। और कौन कौन मेंबर होते हैं इसके? मेंबर देखो सारे जितनी भी मिनिस्ट्री हैं, डिपार्टमेंट हैं, सबके ये सेक्रेटरी आते हैं इसमें, वो सब मेंबर होते हैं। और जो एक क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप है उसको डायरेक्शन देता है ये नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी। इस ग्रुप को डायरेक्शन देता है रिलीफ प्रोवाइड करने के लिए, लोगों की सहायता करने के लिए संकट के टाइम में। नेक्स्ट टॉपिक है के शेप्ड इकोनॉमिक रिकवरी। अभी जो इकोनॉमी की रिकवरी हो रही है, जो कोविड-19 आया था उसके बाद से जो इकोनॉमी रिकवर कर रही है, ग्रोथ आ रही है इकोनॉमी में, वो के शेप्ड रिकवरी हो रही है। तो ये के शेप्ड रिकवरी होती क्या है? के शेप्ड रिकवरी देखो,
डिफरेंट सेक्शंस होते हैं हमारी इकोनॉमी में, वो डिफरेंट रेट्स पे ग्रो कर रहे होते हैं। जैसे मान लो अगर हम एग्जांपल लें हाउस होल्ड का, वो वाले जो टॉप पे हैं, ऐसे आदमी भाई साहब जो रिच हैं, या कंपनी जो रिच हैं, ये मान लो ये पूरी पॉपुलेशन का पिरामिड है, यहाँ पे रिच पर्सन आते हैं, कुछ थोड़े पर्सन होते हैं रिच, और गरीब लोग ज़्यादा हैं। तो ये जो हैं हाउस होल्ड जो टॉप पे हैं, इनकी जो इनकम है कोविड-19 के दौरान, इनकी इनकम ठीक ठाक रही थी, मतलब ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ा, और इन्होंने सेविंग रेट बढ़ा दिए। लॉकडाउन के दौरान इन्होंने काफ़ी पैसा बचाया, अपना सेविंग रखी, और ताकि क्यों, क्योंकि फ्यूचर में आगे इनके कंजप्शन के लिए काम आ सके। लेकिन इसी टाइम जो हाउस होल्ड बॉटम पे थे, यानी कि गरीब लोग थे, उनकी तो देखो जॉब भी चली गई, उनके पास जॉब ही नहीं थी। और जब जॉब नहीं है, जो भाई साहब लेबर है, काम करते हैं, डेली कमाते हैं और खाते हैं, उनके पास जब जॉब नहीं रहेगी, क्योंकि काम सारे बंद पड़े हैं लॉकडाउन की वजह से, तो उनकी सबकी जॉब चलेगी, तो उनकी इनकम भी जनरेट नहीं होगी। और जब जॉब नहीं होगी, इनकम नहीं होगी, तो वो सेविंग भी कहाँ से करेंगे, वो तो डेली का अपना खाते कमाते हैं। तो ये जो हैं, ये परमानेंटली हिट हुए हैं कोविड-19 की वजह से। तो ये के सेप्ड जो रिकवरी है, जो अपर इनकम हाउस होल्ड है, वो बेनिफिट होंगे इससे, क्योंकि उन्होंने सेविंग ज़्यादा की थी इस टाइम पे। और जो हाउस होल्ड बॉटम पे यानी कि पुअर पीपल हैं, उन्होंने कोई सेविंग नहीं की, तो उनकी इनकम लॉस हो गई, जॉब लॉस होने की वजह से, वेज कट होने की वजह से, क्योंकि उन्हें मजदूरी नहीं मिली। तो दोनों की रिकवरी क्या है, सेम टाइम पे अलग अलग तरीके से हो रही है। जैसे मान लो हम इस ग्राफ में समझें, पहले मान लो ये इकॉनमी ऐसे डाउन होती जा रही है, ये डाउन होती आ रही है इधर की तरफ आ रही है डाउन होती। लेकिन अब इसने, क्योंकि पहले रिच भी पुअर दोनों लोग क्या है, दोनों की इनकम घट रही है, लेकिन जैसे ही कोविड-19 के बाद इकोनॉमी रिकवर होना शुरू हुई, तो इसमें कुछ लोग, कुछ कंपनियां अच्छे से रिकवर कर रही हैं, ये रिकवर करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन कुछ क्या है अभी रिकवर नहीं कर रही, वो थोड़ा धीमी गति से। पहले देखो ज़्यादा उनका डाउनफॉल हो रहा था, पहले ज़्यादा तेज़ी से वो घट रही थी, लेकिन अब घट तो रही हैं, लेकिन कम कम घट रही हैं। तो इस तरह से ये शेप बन जाती है के शेप, ये के शेप बन गई, तो इसी को बोलते हैं के शेप रिकवरी। नेक्स्ट है इसमें देखो, कोविड-19 ने पुअर से लेकर रिच को सबको इफेक्ट किया है, लेकिन इसने डिमांड भी इफेक्ट की है, और डिमांड ज़्यादा कर पुअर पीपल की, क्योंकि पुअर पीपल के पास पैसा नहीं है, तो डिमांड जनरेट मार्केट में कहाँ से होगी, उन वो तो कंजप्शन के लिए जो ज़रूरी चीज़ें वो भी नहीं खरीद पा रहे हैं। इसकी वजह से जो कंज्यूम है, मतलब कंज्यूमर है, वो कंजप्शन करता है। उस पुअर पीपल में देखने को मिला है कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी ज़्यादा देखने को मिली है, यानी कि ये क्या है, सेविंग करने की बजाय स्पेंड ज़्यादा कर रहे थे। कैसे कर रहे थे, देखो भाई साहब, जैसे मान लो ये पीपल है, पुअर पीपल है, ये आदमी है, पहले ये कोविड-19 से पहले 200-300 मान लो 500 रुपये पर डे कमाता था। अब ये इनकम पे ये खर्चा कितना करता था, 400 रुपये, मान लो 400 रुपये अपना डेली खर्चा चलाने के लिए। या मान लो वो 200 रुपये कमाता था, खर्चा करता था अपना 150 से 180 तक, क्योंकि खाने के लिए मान लो परिवार में 5 लोग हैं, तो इतना खर्चा हो जाता था। लेकिन अब कोविड आने के बाद ये एक भी रुपया नहीं कमा रहा। मान लो पहले 200 रुपये कमा रहा था, अब तो एक भी नहीं कमा रहा। लेकिन भाई साहब ये तो वही ज़रूरी चीज़ें खाता है जो इसे ज़रूरी है कि नहीं। तो इनका जो खर्चा हो रहा था पहले 150 से लेकर 180 तक, वो अभी भी हो रहा है, वो अभी भी हो रहा है ना। जो पहले उसने कुछ 20-30 रुपये बचाए होंगे, या ये एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो वो उसको खर्च कर रहा है। लेकिन देखो अब उसका कमाई एक भी रुपये नहीं है, तो खर्चा तो ज़्यादा हो गया ना। पहले 200 रुपये पे 150 रुपये खर्च कर रहा था, लेकिन 200 रुपये कमा भी तो रहा था, लेकिन अब एक भी रुपये नहीं कमा रहा। तो अब कितना 150 अब भी खर्च कर रहा है, तो खर्चा तो अब बढ़ गया ना, क्योंकि कमाई नहीं है। पहले तो कमाई का कुछ परसेंट खर्च कर रहा था, अब कमाई है नहीं, तो इसका मतलब क्या है, स्पेंडिंग उसकी ज़्यादा होगी, सेविंग बिल्कुल भी नहीं है, सेविंग कम होगी। सेविंग होने के बजाय उसकी स्पेंडिंग ज़्यादा हो रही है, यानी कि इनकम के प्रपोर्शन में उसकी स्पेंडिंग ज़्यादा हो रही है। इसकी वजह से क्या है, कंपटीशन भी डिक्रीज हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, कम हो रहा है। क्योंकि जो एक तरह से रिचर हैं, जो मतलब रिच पर्सन है, रिचर होते जा रहे हैं, अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब और गरीब होता जा रहा है। इसका मतलब इनइक्वलिटी इसकी वजह से और बढ़ती जा रही है, इनइक्वलिटी ज़्यादा बढ़ती जा रही है समाज में। इसकी वजह से ग्रोथ भी इसकी वजह से कम हो रही है इकोनॉमी में, और इकोनॉमी की प्रोडक्टिविटी ज़्यादा प्रभावित हो रही है। तो यही था इसमें। नेक्स्ट है फोर्थ सबमरीन ऑफ प्रोजेक्ट 75 INS वेला कमीशनड। ये भी प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। देखो ये प्रोजेक्ट 5 एक प्रोजेक्ट है
प्रोग्राम है, इसके अंदर 6 सबमरीन बनाई जानी है। ये 4th वाली अभी कमीशन की गई। कमीशन का मतलब ये बन के तैयार हो गई और इंडियन नेवी को दे दी, हमारी जो नौसेना है उसको दे दी। INS वेला इसका नाम है। ये है सबमरीन पनडुब्बी। ये पानी में जाती है भाई साहब, इसमें क्रू मेंबर बैठे रहते हैं, कुछ रिसर्च भी करते हैं, सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं कि मान लो हमारे इंडिया के आसपास समुद्र में कोई आ ना पाए, यहाँ पे नेवी करती रहती है ना, सर्विलेंस, निगरानी करती रहती है, तो ये सबके लिए काम आती है। तो ये सबमरीन INS वेला अभी नेवी को दी गई। 6 सबमरीन बनानी थी, उसमें से चौथी है INS वेला। इससे पहले 3 बन चुकी हैं। ये वेस्टर्न नवल कमांड है जो वहाँ पे तैनात रहेगी, यानी कि जो हमारे इंडिया का वेस्टर्न पार्ट है इस वाले एरिया में तैनात रहेगी। और इसमें क्या क्या लगा हुआ है, ये देखो स्टील्थ टेक्नोलॉजी पे बनी हुई है। स्टील्थ का मतलब क्या है? स्टील्थ का मतलब ये है, स्टील्थ फीचर है, एडवांस स्टील्थ फीचर, यानी कि इसे ना रेडार या सोनार डिटेक्ट भी नहीं कर सकता आसानी से। जैसे पानी में भाई साहब क्या होता है, डिटेक्ट करना हो, पता लगाना हो कि कौन सी सबमरीन हमारी तरफ बढ़ रही है, तो ये सोनार या रेडार एक वो होता है भाई साहब इंस्ट्रूमेंट, उससे रेज भेजी जाती हैं, किरणें, तो पता लगाया जाता है, ये उस इंस्ट्रूमेंट पे टकरा कर वापस आ जाती हैं। तो उसकी डिस्टेंस भी पता लगाते थे, दूरी भी। जैसे मान लो ये इंस्ट्रूमेंट है भाई साहब सोनार, और ये पानी में पनडुब्बी है। जैसे मान लो इधर इधर रे इससे भेजी जाती हैं किरणें। अब ये पानी में तो चलती रहती हैं, वापस टकरा कर नहीं आती। अगर मान लो कोई पहाड़ आ गया या कोई मान लो पनडुब्बी कोई आएगी, कोई भी ऐसा इक्विपमेंट, तो ये टकरा के आ जाएंगी यहाँ से, ये इधर वाली, ये वाले पोर्शन वाली टकरा के वापस आएंगी। तो इससे पता लग जाएगा कि हाँ यहाँ पे कोई इंस्ट्रूमेंट है या यहाँ पे कोई पहाड़ है, कुछ भी है, तो फिर इसका पता लगाएंगे कि क्या है यहाँ पे। तो इस तरह से जैसे सोनार पता लगाता है, रेडार, इसको डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल है, स्टील्थ टेक्नोलॉजी से बना हुआ है। और दूसरा इसमें देखो लॉन्ग रेंज गाइडेड टॉर्पीडो लगे हुए हैं और एंटी शिप मिसाइल्स भी हैं। मिसाइल्स भी हैं भाई साहब मारने के लिए, टॉर्पीडो भी हैं। ये भी देखो हमला करते हैं टॉर्पीडो से। ये इस तरह के कुछ होते हैं, देखो टॉर्पीडो, ये हैं टॉर्पीडो। ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं होल, यहाँ से निकलते हैं और सामने जैसे कोई पनडुब्बी आ रही है, सबमरीन आ रही है, उस पर हमला करने के लिए यूज किए जाते हैं, मारने के लिए बॉम्ब वगैरह लगे होते हैं इनमें। और ये सबमरीन देखो इसमें सोनार भी लगा हुआ है। सोनार वही है जो देखा अभी हमने, डिटेक्ट करने के लिए। इसकी फुल फॉर्म है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। ये देखो जो रेडार काम करता है ना अर्थ पे, जैसे उससे डिस्टेंस पता लगाते हैं, और आपका डिस्टेंस के साथ साथ दूरी पता, मतलब दूरी के साथ साथ स्पीड पता लगा लेते हैं, कितनी स्पीड से कोई गाड़ी चल रही है, वाहन चल रहा है, और डिस्टेंस दूरी भी पता लगा लेते हैं। तो इसी तरह से पानी में सेम काम ये भी करता है सोनार इंस्ट्रूमेंट। इससे डिस्टेंस, कितनी दूरी पे कोई इंस्ट्रूमेंट है, सारी पता लगा लेते हैं सोनार के जरिए, रेज भेज के, किरणें भेज के। इसमें लगे हुए हैं INS वेला में। और इसमें देखो एडवांस मोटर लगी हुई है, एडवांस परमानेंट मैग्नेटिक सिंक्रोनस मोटर भी इसमें लगी हुई है। परमासिन इस मोटर का नाम है। ये जो INS वेला है, ये देखो इंडियन नेवी के लिए एक तरह से उसकी कैपेबिलिटी को बिल्ड करेगा और उसकी स्ट्रेंथ को और इंक्रीज कर देगा हमारी इंडियन नेवी को। यही थे आज के टॉपिक बस।